चलो देख बाबू, देख डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस पढ़ा रहे थे ना, राज्य के नीति निर्देशक। कल कहा था 45 तक बताए थे ना, 45 तक, अनुच्छेद 45 तक। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या है बेटा? समान नागरिक संहिता। उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता में बहुत सारा संहिता आ जाता है बेटा, कल हम बताए थे ना। अपराध संहिता आ जाता है, देखो हाला नहीं बाबू सुनो, अपराध संहिता आ जाता है। दूसरा आ जाता है दंड संहिता, ठीक है। तीसरा आ जाता है आचार संहिता, आचार संहिता। और चौथा क्या आ जाता है? नागरिक आ जाता है बेटा। इतना चीज कल हम बताए थे आपको। देखिए अपराध संहिता में होता है बेटा कि आपने यदि कोई भी क्राइम किया हो तो उसके तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक ना। तो सबको एक नॉर्मली ऐसा तो नहीं है ना कि कोई राजा का बेटा हुआ तो वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई गरीब का बेटा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं। अपराध संहिता के तहत जो भी अपराधी होंगे उनको अरेस्ट किया ही जाएगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि यह अपराध किया है कि नहीं किया है। कोर्ट डिसाइड, न्यायालय डिसाइड करती है, न्यायालय निर्णय लेती है कि वाकई में इसने अपराध किया है कि नहीं किया। न्यायालय उसको दंड देगी, तो हो गया दंड संहिता, ठीक है ना। आपने कोई क्राइम किया, वह हो गया अपराध संहिता। न्यायालय आपको आपके अपराध पे फैसला देगी, दंड देगी, आपको जमानत देगी, वह हो गया दंड संहिता। आचार संहिता हो गया बेटा इलेक्शन से जुड़े हुए मामला। जैसे देखो अभी गुजरात में इलेक्शन चल रहा है, तत्काल में चल रहा है ना गुजरात में, प्रथम चरण का चुनाव हो गया। तो वहाँ पे जो गुजरात में चुनाव हो रहा है बेटा, तो ज़्यादा एक साथ 5-10 लोग नहीं घूम सकते जब आचार संहिता लग गया तो, ठीक है ना। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के इधर से उधर गमन नहीं कर सकते। अगर आप व्यापारी भी हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जैसे आपका प्रतिदिन का टर्नओवर 10 लाख या 15 लाख रुपया का रहा होगा, आपको प्रतिदिन 8 लाख 10 रुपये पेमेंट करना। जैसे अभी सीजन भी चल रहा है बिजनेस का, धान वान का है ना, खरीद बिक्री का सीजन। बहुत व्यापारी लोग हैं जो एक एक दिन में 8-10 लाख का टर्नओवर करते हैं। अगर इस कंडीशन में हमारे बिहार में आचार संहिता लागू हो जाए तो वह व्यापारी को भी सूचना करना पड़ेगा प्रशासन को कि देखिए हमें यहाँ से वहाँ 10 लाख रुपए लेके जाने हैं, आपको मतलब आपको सूचित करके जा रहे हैं, ताकि ये पैसा मेरा निजी है, यह इलेक्शन में काम आने वाला पैसा नहीं है। हम व्यापारी हैं, हम किसी से सामान खरीदे हैं, उसको पेमेंट करने जा रहे हैं, प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। अगर प्रशासन राउंडिंग पे जाके आपको पकड़ दिया, वह पैसा पकड़ लिया, तो फिर बाबू वो पैसा आचार संहिता के तहत प्रशासन जब्त कर देगा। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आचार संहिता में आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा नहीं आया था कि सासाराम के रहने वाले एक आरजेडी के नेता थे, उनका नाम था संजय कुमार सिंह। आरा में उनके फॉर्च्यूनर में कैश पकड़ाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कैश 2 करोड़ रुपया था, ऐसा 2 करोड़ या 3 करोड़ था मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक। अब भगवान जाने वो कितना था, ठीक ना। वो कैश सरकार जब्त कर ली। क्यों जब्त कर ली? क्योंकि वो आचार संहिता के दौरान पैसा लेकर अपने फॉर्च्यूनर में सासाराम से पटना की ओर जा रहे थे, ऐसा समझो ना। तो पैसा सरकार पकड़ ली, प्रशासन पकड़ ली, नॉट सरकार, प्रशासन पकड़ ली। और प्रशासन पकड़ के किसके, जब प्रशासन पकड़ती है तो कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ता है? आईटी सेल पकड़ता है। कौन पकड़ता है? आईटी सेल, इनकम टैक्स एंड डिपार्टमेंट से, ऐसा समझो ना। पकड़ के ले गया पैसा। अब उनसे पूछेगा कहाँ से पैसा लाए, आप टैक्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आप इतना पैसा का इनकम आपका कहाँ से, फॉरगेट इट, तो सब इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के बात, समझे ना। बट आप इतना पैसा लेकर के घूम नहीं सकते। कब? जब आचार संहिता लगा हो तब। ये हम कॉमन सिविल कोड में बताए। नागरिक संहिता में बता दें बेटा कि आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप इस्लाम धर्म के हो तो 3 बार बोलिए कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो आपकी शादी हो गई। आप हिंदू रीति रिवाज के हैं तो आपका पहले तिलक चढ़ेगा, फिर आपको हल्दी लगेगी, फिर आपके घर में मड़वा होगा, ठीक ना, माड़ो होता है। उसके बाद आप बारात लेके जाएंगे लड़की के यहाँ, फिर पूरा विधान से पंडित जी आपको 7 फेरा दिलवाएंगे, 7 वचन देना होगा आपको। 4 वचन लड़का देता है, 3 वचन लड़की देती है। उसके बाद अब आप शादी हुई आपकी। बट हमारे थोड़ा हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा है, प्रोसेस कुछ लंबा है। सबसे महंगी शादियां हिंदू धर्म की होती है और सबसे लेंदी शादियां हिंदू धर्म की होती है। क्रिश्चियन में जाओ, एक अंगूठी पहना, वो अंगूठी पहनाया और पॉप तुमको आशीर्वाद देगा, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू माय डॉटर, ठीक है ना। पॉप प्रेयर कर देगा, आप दोनों को शैंपेन पिला देगा। शैंपेन एक बियर की कैटेगरी का होता है जिसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत कम होता है, उसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, लड़का हो लड़की हो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत कम होता है शैंपेन में। वो खिलाड़ी लोग होता है ना, क्रिकेट देखते हो, ऐसे ऐसे करके कप जीतने को पूरा उड़ाता है, दैट इज शैंपेन। उसमें अल्कोहल का मात्रा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। आप भी पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, पीना नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा करना नहीं, ठीक है ना। तो शैंपेन दे देता है, आप पी लीजिए, वही उस सब का हो गया अपना, बहुत है। जब शादी तोड़ना हो तो ले भैया अपना अंगूठी, हम अभी अंगूठी दूसरे को पहनाएंगे, समझा। तो कोर्ट कहती है
कि आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी रीति रिवाज को मानने वाले, आप शादी करें, हमें एतराज नहीं है। लेकिन यदि आप डाइवोर्स करना चाहते हैं, यह नागरिक संहिता के तहत तलाक 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 करने से आपकी तलाक नहीं हो जाएगी। आप हमें इन्फॉर्म करें उसके। बेटा सामने बैठी हल्ला कर रही, फिर कहोगी समझ में नहीं है, पूछेंगे तो बोल दोगी समझ में नहीं है। अजीब बात, समझा रहे हैं समझ लो, ठीक है ना। पॉलिटी है, कितनी बार बोले हैं, पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है। पॉलिटी का सेट अभी तुरंत देंगे आपको, ठीक है ना, मारना समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटी में देता ही नहीं है। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर हम समझा रहे हैं तो आप समझिए, हल्ला ना करें। हल्ला क्यों करती है? अब आप लोग भी देखें, ध्यान से सुनो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लो। एक बार समझ लोगे ना, बार बार वीडियो देखते रहना, हमेशा दिमाग में बना रहे हैं, समझे ना। पॉलिटी है बेटा, हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में पूछ जाए डायरेक्ट कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, बात समझो। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया। हिस्ट्री में ज्यादा हिस्ट्री रखने वाला चीज है। पॉलिटी बेटा समझने वाला चीज है। ज्योग्राफी मैप वर्क है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक प्रधानता होती है, समझो ना। अब बायोलॉजी में तुम दिमाग लगाओगे, ससुरा थोड़ा दिमाग फेल हो जाएगा। बायोलॉजी पूरा रटने वाला चीज है, जितना रट जो उतने बायोलॉजी तो कंप्लीट है, समझो ना। जितना रट जाओ उतना ही तो बायोलॉजी कंप्लीट है। पर पॉलिटी जो है ना बेटा, पूरी तरह से समझने वाला सब्जेक्ट है। ये पूरी तरह एक लाइन में, देखते हो वकील लोग, एक लाइन का अर्थ कहां से कहां लेके चला जाता है। हम पढ़ाए ना कि एक अनुच्छेद पीछे पढ़ाए थे कि अगर संविधान की व्याख्या में कहीं पे भी कोई मतलब दिक्कत आई, कठिनाई आई, तो जो संविधान के ज्ञाता लोग हैं वह दो ही चीज को प्रेफर करते हैं। पहला किसको? प्रस्तावना, पहला, और दूसरा नीति निर्धारक। यही दोनों चीज का व्याख्या करके जज को बताते कि इसके मुताबिक यह फैसला भी हो सकता है। बताओ कितना पढ़े लिखे लोग हैं, एक लाइन से कितना अर्थ निकल सकता है पॉलिटी में, आप नहीं समझ सकते। इसलिए समझा रहे बेटा, शांति से समझे, ठीक है ना। समझ ले, एक बार समझ के वीडियो देखते रहे। आप हमेशा वीडियो देखते, जब भी आपको टाइम मिले ना तो वीडियो देखें, बिना कि खेसारी का गाना देखें। चल रहा है ना पूरा विवाद यूट्यूब पे, देख रहे हो ना। तो उस सब के बीच में नहीं पढ़ना है, वह सब बेवकूफ लोग हैं, उनके बीच में नहीं पढ़ना। उनका कोई ईमान धर्म नहीं है। वो पैसे के लिए किसी की भी माँ बहन को गाली दे सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बने, आप संस्कार वाले हैं, वो संस्कारहीन है, ठीक है ना। ठीक है, संस्कार वाले बने, ठीक है। तो देखो कोर्ट कहता है कि आप शादी किसी भी धर्म से करें, किसी भी रीति रिवाज से करें, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप छोड़ रहे हैं तो हमें बताइए कि आप डाइवोर्स ले रहे हैं, यह हम तय करेंगे कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। यह मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन से मुताबिक तय होगा कि आप अलग होंगे कि नहीं। यह था आपका क्या, नागरिक संहिता 44। 45 में क्या था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे। 6 वर्ष के बच्चे के लिए राज्य क्या करेगी, स्वास्थ्य क्या करेगी, स्वास्थ्य का केयर करेगी। और 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए राज्य क्या करेगी, शिक्षा। उसी को हटा करके 21A में रख दिया जाता है 2002 में। संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन, ठीक ना। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, या कोई भी राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। किसके साथ? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के साथ प्रारंभिक शिक्षा देना उसको जरूरी है। अच्छा, यह संशोधन कब हुआ था? 2002 अनुच्छेद 21A, ठीक है। अच्छा, कैसा क्या संशोधन था? 86वां कौन था? 86वां कौन था? 86वां था, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? 44 हो गया, 45 हो गया। अब देखो 46 का था बेटा, अनुच्छेद 46 SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक ना। SC मतलब होता है बेटा शेड्यूल कास्ट, ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब उनको बोला जाता है बाबू जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग, जैसे मुंडा आदिवासी। हाँ, मुंडा आदिवासी है जो बिरसा मुंडा जिससे बहुत बड़े नेता हुए थे, ठीक है ना, बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुए थे, ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारी है, जैसे गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति, मुंडा जनजाति, ऐसा ना बहुत सारी सी संथाल जनजाति, बहुत सारी सी जनजातियां हैं जो पाई जाती है। उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46 कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया अनुच्छेद 46। देखिए, रिजर्वेशन की बात नहीं किया है, रिजर्वेशन की बात अलग है। यहाँ पर रिजर्वेशन में मत आ जाइएगा, ये मत कहिए कि सर रिजर्वेशन इसी के साथ दिया गया, नहीं, रिजर्वेशन अलग है। विशेष प्रावधान का मतलब क्या होगा बेटा? देखिए, कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा
कि कुछ जो बिजली उपभोक्ता लोगों में से थे, जो SC ST थे, उनको फ्री में कनेक्शन दिया जा रहा था। देखे थे ना, फ्री में उनके यहाँ मीटर लग रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे अपना मीटर लगवाया, तो देख दो हर महीने मुझे मीटर के पैसे जोड़ के देने पड़ते हैं, वो वायर के पैसे जोड़ के देने पड़ते हैं। मेरे बिजली बिल में इंक्लूड आता है, थोड़ा ज़्यादा बिजली बिल आता है। ऐसा समझना, इस कोचिंग संस्था के लिए जो लाइन का कनेक्शन दिया गया है उसके लिए बिजली बिल कुछ ज़्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको कोई विशेष प्रावधान नहीं मिला है, क्योंकि हम SC ST नहीं है। हमारा कोचिंग संस्थान है, कॉमर्शियल है। क्या है? कॉमर्शियल। बट कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब लाइन का कनेक्शन हो रहा था बिहार में, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन दी जा रही थी, तो कुछ SC ST के तहत, मतलब इस नियम के तहत कुछ राज्य सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे। जो स्टेट्स है, स्टेट्स मतलब संस्थाएं, वह ऐसी प्रावधान की थी कि जो भी समाज में दबे कुचले लोग थे, जिनको SC ST कहा जाता है, जो आर्थिक रूप से क्या थे? पिछड़े थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसा देकर के कनेक्शन ले ले, राज्य उनको स्टेट बोले तो सरकारी संस्था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनको फ्री में कनेक्शन दी। फ्री में उनके घर तक ले जाके तार को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी वायर को, उसके बाद मीटर लगाया, और मीटर लगा के एक बल्ब और एक पंखा दिया था, या 2 बल्ब और एक पंखा दिया था, ऐसे ही कुछ दिया था। आई एम फॉरगेटिंग, बोल रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे कुछ प्रावधान किया था। हाँ बोलिए। ऐसे कुछ प्रावधान किया था, 1 बल्ब या 2 बल्ब या एक पंखा दिया था। तो क्या किया? SC कैटेगरी के थे, उनको विशेष प्रावधान दिया कि नहीं दिया? दिया ना विशेष प्रावधान। अब अगर कुछ दिन और सुने कि वो उनका बिजली बिल बहुत ज्यादा हो गया था, वो बिजली बिल भर नहीं पा रहे थे, ऐसा ना, तो उनका 60 या 70% माफ कर दिया। बोला कि सुनिए ना, आप 30% दे दीजिए, यदि 100 रुपया आपका बिजली बिल है तो आप 30 रुपया दे दीजिए, 70 रुपया हम दे देते हैं, आपका माफ कर देते हैं। तो विशेष प्रावधान किया कि नहीं किया? किया ना। तो जो भी दबे कुचले लोग हैं, खास करके SC और ST, सरकार उनके लिए विशेष प्रावधान करेगी। नहीं भी करती है यदि राज्य, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 तो सीधा बोलता है कि राज्य अगर यह सब सुविधाएं नहीं देती हैं, तो 37 बोलता है कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सीधे आपका बांध दिया है। अगर 36 से 51 के बीच में कोई भी आर्टिकल लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको तुरंत वहां से हटाइए और किसी अनुच्छेद में डालिए, संशोधन करके। यह काम संसद की है, तब फिर आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपका हनन हो रहा है उस अनुच्छेद का, उस अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन 36 से 51 के बीच में जो भी अनुच्छेद है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। 46 समझ में आ गया? क्या करती है? राज्य SC और ST के लिए विशेष प्रावधान करती है, ठीक है ना? 47 देखिए, 47 कहता है पोषाहार का उचित व्यवस्था हो। पोषाहार, ठीक है ना? पोषाहार सही है ना? मादक पदार्थ बंद हो, मादक पदार्थ बंद हो, ठीक है ना? पोषाहार, मादक पदार्थ, नशीली दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ। अब देखिए पोषाहार का मतलब क्या होता है बेटा? सुनिए, अभी आप देख रहे हो कि आपके गांव में या आपके शहर वहर में या आपके गली मोहल्ले में एक आंगनबाड़ी नाम की संस्था चलती है। आशा कार्यकर्ता होती है, स्वास्थ्य विभाग की एक कार्यकर्ता होती है, आशा कार्यकर्ता। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको उचित समय पे आयरन की गोलियां दी जाती है, उनका टेस्ट किया जाता है, उनको खाने का उचित प्रबंध किया जाता है। हमेशा आशा घूम घूम के देखती है कि कहीं वह महिला कुपोषित तो नहीं हो रही है, ताकि अगर उसका बच्चा जन्म ले तो वह बच्चा कुपोषित जन्म ना ले। ऐसे में ना आंगनबाड़ी में देखिएगा बच्चों को खाना दिया जाता है, मिडिल स्कूल में देखिएगा बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, ताकि बच्चों में प्रोटीन की मात्रा बनी रहे, बच्चों में फैट की मात्रा बनी रहे, बच्चे कुपोषित नहीं हो। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हो वह कम से कम 14 वर्ष तक उनकी जो पालन पोषण हो, जो पोषाहार हो, वह सही समय पे मिले और सही मात्रा में मिले। तो अनुच्छेद 47 क्या करता है? पोषाहार की व्यवस्था करती है। यह राज्य पे डिपेंड है, राज्य दे भी सकता है, राज्य नहीं भी दे सकता। आप सर कंप्लेन नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 37 आपको रोकता है कि यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, राज्य पे डिपेंड है। यह हमारी राज्य की बहुत मतलब बड़प्पन है जो हमें ऐसी फैसिलिटी दे रही है। गर्भवती महिलाओं की हमेशा जांच होती रहती है, मतलब आयरन की कमी तो नहीं होगी उनको। फिर आयरन की गोलियां आशा जाके देती हैं, ठीक है ना? उनको फिर आता है उनको देने के लिए वो चावल दाल वाला आता है देने के लिए। हम देखें अपने घर के आजू बाजू चावल दिया जाता है, दाल दिलाता है, ये सब चीजें दिलाती है।
आंगनबाड़ी में बच्चे को जो है खिचड़ी मिलता है, मिड डे मील वाला मिडिल स्कूल वाले बच्चे को मिलता है, अंडा मिलता है, क्या हलवा मिलता है, दाल मिलता है, ये सब मिलता है, ठीक ना। अलग अलग दिन अलग अलग चीज मिलता है, ताकि सरकार ये व्यवस्था करती है, राज्य ये व्यवस्था करती है कि वह बच्चा कुपोषित ना हो, कम से कम 14 वर्ष तक उस बच्चे की प्रॉपरली विकास हो जाए। देखिए यही बच्चे हमारे देश के धरोहर है, यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हो सकता है। अभी उसकी आर्थिक कंडीशन सही है, 14 वर्ष के बाद वह बच्चा खुद अपने आप को डेवलप कर दे। पढ़ा के APJ अब्दुल कलाम साहब पढ़ा करके पढ़े थे, देखो देश के लिए कितना उपयोग हुआ। ऐसे हो सकता है इनमें से कितने बच्चे जो पढ़ा करके पढ़े होंगे जाके IAS IPS बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, ऐसे में ना कोई भी बन सकता है। तो यह राज्य की दायित्व है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का कम से कम उचित भ्रमण पोषण हो जाए, उनको उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व मिल जाए। किसके तत्व अनुच्छेद 47 इसी के तहत मादक पदार्थ बनते हैं। मादक पदार्थ मतलब शराब वराब ये सब आपको पीना मना है, राज्य चाहे तब बंद कर सकती है, ऐसा में ना किधर है। हाँ, नशीली दवाइयाँ मतलब ड्रग्स वगैरह जो होता है ना, जैसे आप बीच में देखे होंगे बिहार में जब शराबबंदी हुआ था तो यहाँ गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल का ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था। गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल में अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा होता है, समझ में। गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल एक कफ सिरप आता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर जो पीने वाले लोग थे, शराबी लोग, जब शराब बंद हो गई थी तो एक बोतल लेते थे गल्फाड्रिल का, तुरंत ढार के पी जाते थे, अब आराम से एकदम स्विच ऑफ रहते थे, आराम से एकदम मार के मस्त, आग लगे बस्ती में हम रहेंगे, ठीक है ना। तो सरकार को इस पे ध्यान गया, तो तुरंत गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल को क्या कर दिया, बैन कर दिया। फिर गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल अपना थेसिस दिया कि देखिए हम इसमें अल्कोहल की मात्रा कम कर देते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ बैन ना करें। तो फिर गल्फाड्रिल और बेनाड्रिल यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा कम कर दी, ठीक है ना। जैसे बीच में मैगी का बात सुने होंगे, मैगी में लीड निकला था, प्लम्बम लीड, शीशा की मात्रा, हिंदी में उसको शीशा बोला जाता है, इंग्लिश में लीड या लैटिन में प्लम्बम बोला जाता है। उसका सिग्नेचर होता है, सिंबल होता है PB, ठीक है ना। लैटिन में प्लम्बम, केमिस्ट्री में लीड और हिंदी में शीशा। तो मैगी बनाती है नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी एक पोषक तत्व का निर्माण करने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है नेस्ले। कहाँ की कंपनी है, अमेरिकी। आज में ना वह खाने की सामान बनाती है, किटकैट वैसा टॉफी पीज होता है ना, वो सब बनाती है, यही सब उसका काम है निर्माण करना। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे पकड़ा गया कि नेस्ले में 4% या 5% जो कुछ भी था शीशा की मात्रा था। तो देखो अब शीशा तुम डायरेक्ट खाओगे तो मर जाओगे, लोहा तुम डायरेक्ट खाओगे तो मर जाओगे। इसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके दिया जाता है। फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि नैनो पार्टिकल क्या होता है। अगर नैनो पार्टिकल में किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर दोगे ना तो वह आपके पोषक आहार के रूप में काम आता है। वह जो रियल फॉर्म में होता है वह उसकी रियल फॉर्म खत्म हो जाती है। अभी तुमको हम बोलेंगे कि लोहा खा जाओ तो खा जाओगे नहीं, लेकिन वही लोहा को यदि हम नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें तो आप खा लीजिएगा और आपके बॉडी के लिए वह सूटेबल होगा, वह बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। समझे ना। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि मैगी पे केस हुआ। मैगी पे तुरंत देखो एक होता है FSSAI, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। अगर आपकी छोटी मोटी कंपनी है, जैसे मान लो अभी बाजार में लोकल में हल्दी सब बेच देता है ना, थोड़ा अपना छोटा मोटा कंपनी खोला है, अपने से हल्दी पिसवाएगा और बेच देगा पैक करके, राम मोहन सोहन कुछ लिख के बेच देगा। अगर इस पर कंप्लेन कर दो ना तो फंस जाएगा। आपको बाजार में कोई भी सामान बेचने का अधिकार तभी होगा जब FSSAI आपको इम्प्रूव कर दे। समझ में ना, जब तक यह चेक ना कर दे तब तक आप बाजार में बेच नहीं सकते। यह चेक करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा तभी आप बाजार में बेचिए। समझ में ना, ठीक है ना। तो इस सब की जांच करने का अधिकार किसके पास होता है, FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में किधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषाहार का वितरण, सामान्य वितरण 6 वर्ष से 14 वर्ष, या प्रेग्नेंट लेडी को या बुजुर्ग व्यक्ति को। मादक पदार्थ बैंड होंगे, नस्ली दवाइयां बंद होंगी। किधर हो गए 47 किधर है ना, कोई दिक्कत है 47 में बोलो, कोई दिक्कत है बोलो बेटा। क्या बेटा, तो सुधार हो गया, टेंशन ना लो। अब उसमें उतना परसेंट लीड नहीं है, कम कर दिया। असल में हाँ कुछ ज्यादा परसेंट था जो भारतीयों के लिए खतरा थी। हमारे पास वैसी क्लाइमेट नहीं है कि हम उतना परसेंट बचा पाए। फिर उस मैगी को जो भारत में था मैगी, उस मैगी को ठंडे प्रदेशों में भेजा गया। जैसे ठंडा प्रदेश कहाँ हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, रूस हो जाएगा, रूस का उत्तरी भाग, आज समझे ना, उस सब देशों में भेजा गया ताकि उस कंपनी को घाटा ना लगे। वहां पे उतना परसेंट का लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके बॉडी के लिए वो सूटेबल होता है क्योंकि वह क्या है, ठंडे प्रदेश के लोग।
हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में बेटा, हम लोग सब नहीं पचा सकते उतना, ठीक है। अब देखो 47 हो गया ना, अब देखो 48 में कृषि की व्यवस्था एवं पशु पालन। दे बेटा बाबू रे, देखो 48 में क्या होता है, कृषि एवं पशु पालन। जैसे सरकार सब्सिडी भी आपको कृषि में दे रही है ना, जैसे अभी तत्काल में एक ऐसा प्रावधान आया है, ब्लॉक में जाइए और आपको 40, सुनो समझ, 40 केजी का पैकेट मिलेगा आपको चना का, 40 केजी का पैकेट मिलेगा आपको सरसों का, और 40 केजी का पैकेट मिलेगा आपको मसूर दाल का। आप उठा करके लाइए, तत्काल में उसको जो उचित मूल्य है सरकारी रेट, वो उसको पेड कर दीजिए और लेके घर आइए, और 1 महीना के अंदर सब्सिडी के तौर पे आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में। तो कृषि का विकास किया कि नहीं किया? कर रहा है ना। आप लाइए, अभी सरसों रोपने का समय है ना बेटा, अभी सरसों रोपा रहा है ना, लाइए एक पैकेट सरसों लाइए पूरा 40 केजी वाला, और अपने खेत में बो दीजिए। आपका एक पैकेट सरसों से बहुत सारा सरसों तैयार हो जाएंगे, अच्छे खासे आपको प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। कृषि हो गया। पशुपालन में देखिएगा बहुत सारे सब्सिडी देती है कृषि में, जैसे डीजल उजल का भी सब्सिडी देती है। डीजल जो होता है मशीन, डीजल वाला मशीन, उस पर भी सब्सिडी देती है सरकार कि आप अभी अपने पैसे से खरीद लें, 1 या 2 महीने के बाद आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे अकाउंट पे। तो कृषि का बढ़ोतरी कर रही है राज्य की नहीं कर रही है? कृषि विभाग अपने आप में क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट। अगर वो दे तो भी सही, ना दे तो भी सही। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37, ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? पशुपालन देखिए, पशुपालन में क्या व्यवस्था है, सुनो बाबू, ए मियां सुन बेटी, समझ लो ना, समझ लो। काहे बात करने लगती है? गुस्सा आ जाएंगे तो बोलोगे बड़ी गुस्साते हैं। ये कोई बेवफा थोड़ी होता है, हर किसी की मजबूरियां होती है, ऐसे हम थोड़ी गुस्साते हैं। तुम लोग ऐसा काम ही करते हो कि गुस्सा जाते हैं ना। ना सुधरेगा सुधरेगा कि ना सुधरेगा? मारेंगे कंटाप पे ना कि जाके कहेगा अपने बाप को। वही में रिकॉर्डिंग हो जा रहा होगा। देखो पशुपालन में क्या होता है, देखो पशुपालन में होता है कि अभी काउ शेड बनाने का मिल रहा है सबसे। काउ शेड मतलब देखो बेटा, काउ शेड का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहां पे आप 2-4 गायों को रख सकते हैं। सरकार आपको 1 लाख रुपए देती है काउ शेड बनाने के लिए, समझे ना? पूरी की पूरी पैसे आपको सरकार देती है। 1 लाख रुपए आराम से आप गाय का रहने के लिए बना सकते हैं अपने जमीन पे, ठीक है। उसके बाद आपको गाय लेने के लिए लोन देगी सरकार, और उस लोन में 50% लोन माफ होता है, और 50% जो लोन भरना होता है वो 5 साल के बाद भरना होता है। हाँ समझे ना? मान लीजिए कि सरकार आपको 1 लाख रुपया दे दी, आपको क्या 1 लाख रुपया दे दिया आपको काउ शेड बनाने के लिए। यह पैसा रिफंडेबल नहीं है, ये आपको रिटर्न नहीं करना है। ये आप काउ शेड बना लीजिए या डकार जाइए, आपकी मर्जी, ठीक है ना। उसके बाद गाय खरीदने के लिए मान लीजिए 5 गाय खरीदने के लिए 5 लाख रुपया दी, कहता दी 5 लाख रुपया। इसमें 50% आपको वापस करना है, मतलब 2.5 लाख रुपया आपको वापस करना है, 2.5 लाख वापस नहीं करना। ये भी जो 2.5 लाख रुपया वापस करना है ना बेटा, ये 5 साल के बाद करना है। कितने साल के बाद? 5 साल। तो पशुपालन में सरकार बढ़ोतरी दे रही कि नहीं दे रही? सरकार की तरफ से जो भी, राज्य की तरफ, पशुपालन विभाग की तरफ से जो भी बन रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये पशुपालन विभाग की मर्जी, करे भी नहीं करे, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 याद दिला दे रहे ना, अनुच्छेद 37 बोलना नहीं है। राज्य के नीति तत्व को लेकर के आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, एकदम हमेशा याद रखना। गधा कभी तुम तैस में आके बोल मत देना कि मेरा अधिकार है, हम लेकर आए हो, बोला 37 पढ़ के आओ। 37 का तक दे या ना दे, तू कहीं जा नहीं सकता है। हाँ 5 साल के, 5 साल के बाद भी अगर नहीं दिया तो फिर वो अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो तो करेगा ना सर। बीच में तू मर गया तो, अरे तू मर गया तो तेरे मम्मी पापा हैं, सब माफ हो जाते हैं। तो कुछ नहीं माफ होता है। लोन होता है, याद रखना। सरकार सुनो माफ करती है, ऐसा नहीं, देखो सरकार माफ करती है, रुको, ऐसा नहीं है सरकार माफ करती है, ऐसा नहीं है। अब अंबानी अडानी का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों का जो कर्ज था माफ नहीं किया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी यूपीए 1 में किसानों का कर्ज माफ हुआ था। यूपीए 2, देखो कांग्रेस जब गठबंधन करके सरकार बनाती है तो उसे यूपीए बोला जाता है।
अब बीजेपी जब गठबंधन करके सरकार बनाती है तो एनडीए बोला जाता है। तो अभी एनडीए की सरकार है। एनडीए मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेट अलायंस, यूपीए मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अभी चल आगे पढ़ाएंगे, राजनीतिक पढ़ाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, सब पढ़ाएंगे, अभी बता देना है। तो जब यूपीए की सरकार 1 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, यूपीए सरकार 2 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो ये दोनों सरकार जब बनी थी तब किसानों के कर्ज माफ किए गए थे। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए, उद्योगपतियों के किए गए, अंबानी का हुआ, अडानी का हुआ, समझे ना, ये सब जैसे लोगों का उद्योग कर्ज माफ हुआ, हमारा नहीं हुआ। इसीलिए बेटा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब भी वोट देना सोच समझ को देना, बीजेपी को कभी वोट मत देना। कसम खा लो कि अपने लाइफ में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, एकदम क्लियर। किसी को दो और बीजेपी को मत दो। चलो देख यहाँ पे 48 हो गया, देख मिटा दे बेटा इसको, देख बाबू सुन। 47 में क्या है देखो, पोषाहार, मादक पदार्थ, नशीली दवाइयां। 48 में सॉरी 46 में एससी एसटी, 46 में एससी एसटी, 46 में एससी एसटी, 46 एससी एसटी, 47 पोषाहार, क्या है पोषाहार, क्या है पोषाहार। दूसरा मादक पदार्थ, दूसरा मादक पदार्थ, तीसरा नशीली दवाइयां, तीसरा नशीली दवाइयां। 48 कृषि, क्या है कृषि, दूसरा पशुपालन, दूसरा पशुपालन। याद ना, खुद नहीं ना। अब देख अरे रुको यार, सब बताएंगे। ये पशुपालन का विकास है, गौ हत्या का नहीं है। रुक न, काहे इतना पका जाता है। ये क्या कहेगा कि गौ हत्या करिए, गौ हत्या पालन है। क्या आप देखो 48 तक हुआ ना। अब देखो 48 का ए, 48 का इसमें होता है पर्यावरण का विकास, मतलब विकास या संरक्षण, वन्य का विकास एवं संरक्षण तथा वन्य जीव का विकास एवं संरक्षण। ठीक है ना। आप पर्यावरण को संरक्षित करिएगा, पेड़ पौधे नहीं काटिए, पर्यावरण आपके धरोहर है। ठीक है ना। अगर पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं है। जैसे बात है, पेड़ पौधे कटेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जो हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम कर देगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो पर्यावरण का संरक्षण 48 का ए, वन्य जंगल का संरक्षण 48 का ए, साथ में वन्य जीव का भी संरक्षण 48 का ए। आप हंटिंग नहीं कर सकते, हंटिंग मतलब होता है जानवरों को मारना, मतलब आप जंगली जानवरों को शिकार नहीं कर सकते, यह बैंड है पूरी तरह से। समझो, ऐसा करना अपराध है, किधर है, ऐसा नहीं कर, मतलब उनको संरक्षित करिए, कंजर्व करिए, उनको मारिए उड़िए नहीं, उनको बचाइए, उनका विकास करिए। ठीक है, 48 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो 49 में स्मारक आ जाता है, क्या जाता है स्मारक। स्मारक मतलब देखो क्या जाता है, स्मारक धरोहर की संरक्षण करना। देखो जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किला, हवा महल, जोधपुर का किला, ये सब जितने भी स्मारक हैं, जितने भी धरोहर हैं, इनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। जैसे ताजमहल के पास यूपी पुलिस रहती है कि नहीं रहती है, आगरा के किला जाओगे तो वहां पे भी यूपी पुलिस खड़ी है, राज्य उसको संरक्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको गंदा नहीं कर सकते हैं, आप उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो जितने भी सब स्मारक है, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, गोल गुम्बज हुआ, जोधपुर का किला हुआ, आगरा का लाल किला हुआ, समझ लो, ये सब जितने भी चीजें हैं इनको संरक्षित करना राज्य का कर्तव्य बनता है। समझ में किधर है, राज्य मतलब राज्य पुलिस हो गई, क्या होगी राज्य पुलिस। राज्य पुलिस अपने आप में क्या है, एक स्टेट है, क्या है स्टेट है, एक अपने आप में संस्था है। तो 49 क्या कहता है, स्मारक का संरक्षण। अच्छा 49 क्या कहता है, देखो 48 का है पहला पर्यावरण, पहला दूसरा तीसरा वन्य जीव, तीसरा वन्य जीव। 49 का स्मारक, 49 का स्मारक, 49 का स्मारक। 50 देखो, 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक, न्यायपालिका का पृथक।
न्यायपालिका का पृथक। देखो कार्यपालिका में हो जाता है बेटा कार्य करने वाले, जैसे एसपी, डीएसपी, डीएम, बिहार पुलिस, ठीक है, ये सब क्या हो गया कार्यपालिका। न्यायपालिका मतलब हो गया जुडिशियरी सिस्टम। यह दोनों अलग अलग काम करेंगे। देखो यह होता है स्वतंत्र, क्या होता है स्वतंत्र, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा, पर यह स्वतंत्र नहीं होगा। आज यदि वो दरोगा कोई बोल दिया विधायक के बेटा को, कल को ट्रांसफर हो जाएगा, हो सकता है कल को वर्दियो छीना जाए। स्वतंत्र है क्या कार्यपालिका? स्वतंत्र नहीं है ना। तो इसीलिए 50 में किया गया कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका है स्वतंत्र, कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है। देखते हो कि एसपी का रात तबादला हो जाता है, डीएम का रात तबादला हो जाता है, तो दरोगा की क्या हैसियत होती है? एगो किसी को बोल दो दिमाग ठंडा कर देगा तो 2 मिनट। ऐसा ना, तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। पता कीजिए कार्यपालिका ने। अच्छा बता दो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे शासनकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? नहीं पड़ेगा, बता रहे हैं लड़का, कौन सा गवर्नर जनरल था जिससे शासनकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस का नाम सुने हो? लॉर्ड कार्नवालिस से शासनकाल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक वही लाया था कार्नवालिस कोड 1793। क्या था कार्नवालिस कोड? वही लाया था। ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक। यह स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखिए 51 लास्ट वाला। लास्ट क्या? 51 में देखो बाबू हाला मत कर। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना, यह किसमें आ जाता है? 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना। भारत तो शुरू से युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। भारत कभी युद्ध के पक्ष में रहा है? अगर भारत युद्ध के पक्ष में रहता है, इतना जो पाकिस्तानी उछलता कुत्ता चाइना वाला कहता कि ये मिसाइल मार देंगे, वो मिसाइल मार देंगे, हई कर देंगे, हव कर देंगे, तो कभी ना उसको नक्शा से मिटा देता भारत। मिटा देता कि नहीं मिटा? भारत कभी युद्ध के पक्ष में शुरू से नहीं रहा है। भारत शांति का पक्षधर रहा है। भारत हमेशा किसका पक्षधर रहा है? शांति। युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। ऐसा मेरा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना को बना करके रखें। क्योंकि जो लोकसभा अपने आप में क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। अपने आप में क्या है? एक तंत्र है। ऐसा नहीं, हमारे जो सिस्टम है अपने आप में क्या है? एक तंत्र। तो हमारा काम है कि हम ऐसा नियम कानून बनाए, ऐसा कार्य करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना और भाईचारा की वृद्धि हो। अगर ऐसा हम नहीं होते तो 1971 में इंदिरा गांधी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना करके इलाहाबाद के नैनी के जेल में डाल दी थी। अब 15 दिन के बाद उन सैनिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के या सद्भावना के दूत नहीं होते तो उन सैनिकों को वहीं पे बंदा बहादुर की तरह कत्लगढ़ी मचा देते। पढ़े हो ना बंदा बहादुर की तरह? मुगल सैनिकों का कत्ल किया था खींच खींच के। कहाँ पे? कत्लगढ़ी या शहादरा में 90,000 मुगल सैनिकों को काटा था वो अकेले। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने काटा था, जान लो, समझे? तो वही बंदा बहादुर की तरह कत्लगढ़ी मचा देते। इलाहाबाद के नैनी जेल को बना देते कत्लगढ़ी जेल, है कि नहीं? पर हम क्या है? शांति और सद्भावना के दूत हैं। इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया। हमारे तरफ से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति या सद्भावना को बिगाड़े। हम हमेशा ऐसा कार्य करते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना बनी रहे। और ऐसा कार्य करना होता तो कब का पीओके हमारा होता। ऐसा कार्य करना होता तो एलएसी नाम का चीज ही नहीं होता। ऐसा कार्य करना होता तो जो चाइना उधर से नॉर्थ ईस्ट में हमेशा घुस जाता है तो हम चाइना के अंदर घुस जाते, है कि नहीं? अगर ऐसा कार्य करना होता तो बांग्लादेश को अलग देश क्यों घोषित करते? 1971 में जो बांग्लादेश को आजादी दिलाया गया वह कौन दिलाई? भारतीय सेना दिलाई, इंदिरा गांधी दिलवाई। अगर हमें ऐसा करना होता तो बांग्लादेश को नया देश नहीं बनाते। फिर आप बांग्लादेश तो मेरा ही था ना, अपने भारत मिला लेते। बात हम ही से टूट के अलग हुआ था ना, आजा फिर मेरे में। ऐसा करना था तो करते ना हम, पर हम लोग ऐसा कभी करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के अग्रदूत हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हम अतिथि देवो भव को मानते हैं। हम कभी युद्ध में विश्वास नहीं करते। यह हमारी पौराणिक नीति है, सदियों से हमारी नीति चल रही है।
लेकिन समय को देखते हुए हमें इसको हटाना चाहिए। अब हमें भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और दूत नहीं बनना चाहिए, शांति का दूत नहीं बनना चाहिए। अब हमें भी टिट फॉर टैट का जवाब देना चाहिए, यह मेरे मुताबिक, ठीक है ना। वरना छोटा सा देश कहता है कि हम तोरा पे ई मिसाइल मार देंगे, वो मिसाइल, और ससुरा के यह पता नहीं कि टैक्टिकल मिसाइल कौन है और स्ट्रेटेजिक मिसाइल कौन है। वो कहता हम टैक्टिकल मिसाइल मारेंगे, छोटी दूर मार करने वाली मिसाइल को कहा जाता है टैक्टिकल, और बड़ी दूर वाली मार करने को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक। अब मान लो कि हमको यहाँ से मारना है, हमको पटना से मारना है इस्लामाबाद, तब उसमें टैक्टिकल जाएगा कि स्ट्रेटेजिक जाएगा? स्ट्रेटेजिक मिसाइल जाएगा। तो वो टैक्टिकल हो गया तो पटना से छोड़ेंगे तो ससुरा जम्मू कश्मीर जाते तो हमरे के मार देगा, हमरे लाख से मार देगा। तो वो इतना लोल है सबको, सबको बुझेबे नहीं करता कि कौन मिसाइल मारना है। आज सुनो ना, तो भारतों ने से गलती से छोड़ देता है कौन? ब्रह्मोस। कौन मिसाइल छोड़ दिया था वो? ब्रह्मोस नहीं छोड़ा था, दूसरा छोड़ा था, पृथ्वी का भी वर्जन छोड़ा था, गलती से छोड़ दिया था। छोड़ करके बोल रहा था कि नहीं हम गलती से नहीं छोड़ा। देखो एक्चुअली उस समय देखो क्या हुआ था, रियली बता रहे हैं। उस समय एक रडार सिस्टम खरीद करके चाइना से लाया था पाकिस्तान चाइना से एक रडार सिस्टम खरीद के लाया था, जो किसी भी मिसाइल को अपने रेंज में आते हुए कैद कर सकता था, बता सकता था कि मिसाइल आ रहा है। भारत को टेस्ट करना था कि चाइनीज माल कितना सक्सेस है, तो भारत अपना लोअर वर्जन का मिसाइल मार दिया। समझो ना, पहले लोअर वर्जन वाला देखते हैं पकड़ाएगा तो फिर हम हायर वर्जन वाला मारेंगे। ससुरा लोअर वर्जन वाला नहीं पकड़ा था, हायर वर्जन वाला कुछ ही पकड़ेगा, गया जाकर मार दिया, मार के तहस नहस कर दिया। समझो ना, तो भारत बोला कि नहीं देखिए गलती से छूट गया था, हम जानबूझ करके नहीं छोड़े थे, वो गलती से उस सैनिक लोग साफ उफ कर रहे थे ना, तो नीचे से ट्रिगर दब गया था तो मिसाइल छूट के चला गया था। समझो ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत जानबूझ करके उसको टेस्ट किया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यह एक सेना की मामला हो जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अकाउंट तक क्लियर हो गया ना? कल से पढ़ा देंगे आपको मौलिक कर्तव्य। कोई दिक्कत यहाँ तक?